नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ रिश्तों की परख। रसोई में स्टील के बर्तनों के खनकने की तीखी आवाज़ रमेश के कानों में चुभ रही थी। यह उसकी पत्नी सुनीता के काम करने का नया तरीका था। हर चीज़ को पटकना, हर बर्तन को फेंकना। ऐसा करके वो घर के लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर करती थी। तभी रमेश तैयार होकर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल कर आया। क्या हुआ सुनीता? किस बात का गुस्सा निकाल रही हो सुबह सुबह इन बर्तनों पर? सुनीता फट पड़ी। मैंने कहा था ना कि राशन वाला पैसे मांग रहा है। अब तुम बताओ क्या करूं? चीनी, चाय पत्ती, बेसन सब कुछ तो ख़त्म होने को है। ऊपर से राशन वाले को 2 महीने से उधार ले रहा है। अब वो कह रहा है कि पहले पुराना हिसाब चुकाना, तब नया सामान दूंगा। रमेश ने चुपचाप सिर झुका लिया। क्या जवाब दे उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब क्या करूं बताओ? कल बच्चों की फीस का नोटिस आया। स्कूल से 3 महीने की फीस बकाया है। कल तक नहीं दी तो नाम काट देंगे। ठीक उसी वक्त दरवाजे से कौशल्या जी की धीमी पदचाप सुनाई दी। वह मंदिर से लौट रही थी। रमेश ने माँ को देखते ही तुरंत आगे बढ़कर उसके पैर छुए। माँ, मैं आज फिर नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अपना आशीर्वाद दीजिए, आज कुछ अच्छा हो जाए। कौशल्या जी ने अपना हाथ बेटे के सिर पर रखा। उसकी आवाज़ में एक माँ का पूरा प्रेम और विश्वास था। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। आज जरूर कुछ अच्छा होगा। बजरंगबली तेरी मदद करे। उन्होंने अपनी थाली से प्रसाद निकालकर रमेश के मुंह में डाला। रमेश ने माँ का आशीर्वाद सिर माथे लिया और बैग उठाकर घर से निकल गया। कुछ देर बाद कौशल्या जी अपने कमरे में जाकर पूजा की थाली और एक दराज में अपनी दवाइयों की पर्ची निकाली। उनके सीने से पिछले कुछ दिनों में एक हल्का सा दर्द उठता था और सांस लेने में तकलीफ होती थी। डॉक्टर की हद कुछ दवाइयाँ कल ही ख़त्म हो गई थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और वह पर्ची लेकर रसोई में पहुंची। बेटी कौशल्या जी ने धीमी आवाज़ में कहा। डरते डरते वह पर्ची आगे बढ़ाई। सुनीता, जो पहले ही बारूद के ढेर पर बैठी थी, उस पर्ची को देखकर भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। माँ जी, आपको घर की हालत पता है ना? यहाँ राशन के पैसे नहीं हैं हमारे पास, और आपकी ये हर महीने की फरमाइश, कहाँ से लाए इतने पैसे? सुनीता की कड़वी आवाज़ कौशल्या जी के दिल में किसी जहर बुझे तीर की तरह चुभी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही घबराहट और अपमान के बोझ से उनके हाथ कांप गए और उनका पुराना मोटा फ्रेम वाला चश्मा फिसल कर पत्थर पर गिरा। चटाक की आवाज़ तेज के साथ उसका एक शीशा टूट बिखर गया। वह आवाज़ जैसे सुनीता के दबे हुए गुस्से के लिए चिंगारी बन गई। वह फट पड़ी। बहुत बढ़िया, अब एक और नया खर्चा तैयार हो गया। आपकी वजह से हमारी मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होती, और कोई काम कहाँ आपको हमारे खर्चे बढ़ाने के अलावा। सुनीता के शब्द किसी हथौड़ी की तरह कौशल्या जी के आत्मसम्मान पर चोट कर रहे थे। अपमान का कड़वा घूंट पीकर वह चुपचाप खड़ी रही, मगर कुछ नहीं कहा। बस टूटे हुए चश्मे के टुकड़े समेटे और अपने कमरे में चली गई। उनका लाडला बेटा हर सुबह अपनी आंखों में एक नई उम्मीद के साथ घर से निकला और हाथ निराश बोझ लेकर लौटा। पैसे की तंगी ऐसे दीमक की तरह थी जो घर की नींव के साथ रिश्तों की मिठास को भी खोखला कर रही थी। उनकी बहू सुनीता, जो कभी हंसमुख और मिलनसार हुआ करती, उसके स्वभाव की सारी कोमलता छिन चुकी थी। वह हर छोटी छोटी बात पर बारूद की तरह फटती। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कड़वाहट घुल गई थी जो सुनने वाले के मल को छन्नी कर देती। कौशल्या जी, जो कभी इस पर घर की मजबूत नींव हुआ करती, जिनके एक इशारे पर घर का हर सदस्य दौड़ा आता, वह खुद को इस दमकती इमारत का सबसे कमज़ोर और बोझ हिस्सा समझने लगी। शाम को जब थका रमेश घर लौटा तो घर के बोझिल माहौल को तुरंत पहचान लिया। सुनीता का फूला हुआ मुंह और माँ के कमरे का बंद दरवाज़ा देखकर वह समझा आज फिर कोई ना कोई बात हुई है। उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि कोई भी सवाल सुलगती हुई आग में घी का काम करेगा। रात के खाने की खामोशी किसी मातम की तरह हुई। थाली में चमचों की आवाज़ में सिवा कोई और ध्वनि नहीं थी।
बच्चे भी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। खाना खत्म हुए कुछ कहे अपनी लाठी के सहारे उठी और अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद सुनीता का सब्र का बांध टूट गया। वह रमेश के कमरे में आया तो सुनीता ने दरवाज़ा बंद किया और सीधे मुद्दे पर आ गई। उसकी आवाज़ में अब कड़वाहट के साथ सख्ती थी। सुनो, यह सब नहीं चलेगा। हम लोग माँ जी का खर्चा और नहीं उठा सकते, ना उनकी दवाइयों का, ना उनके नए खर्चों का। रमेश ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। सुनीता, आज फिर क्या हुआ? जो रोज होता है। सुनीता की आवाज़ तेज हो गई। आज उन्होंने अपना चश्मा तोड़ दिया। अब नया बनवा कर दो, कल कुछ और होगा। मैं पूछती हूँ कब तक चलेगा यह सब? तुम कल ही इन्हें बड़े भैया के पास छोड़ आओ। आखिरकार उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है या नहीं? माँ तो उनकी भी है, तो सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? रमेश का चेहरा सपाट हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ तैरने लगे। सुनीता, तुम पागल हो गई हो क्या? यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि माँ वहाँ नहीं जाना चाहती। पिछली बार जब वहाँ गई थी तो भाभी ने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया था। उनके खाने की थाली तक अलग कर दी थी। वह रो रो कर यहाँ लौटी थी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को दोबारा उस नर्क में नहीं भेजूंगा। तो क्या उनका सारा ठेका हमने ही ले रखा है? सुनीता की आवाज़ अब चीख में बदल चुकी थी। तुम्हारे बड़े भैया तो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम यहाँ घुट घुट कर मरे। उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर तुम्हें इतनी ही माँ की पड़ी है तो जाओ करो कोई दूसरा काम, पर इस पर घर का खर्चा चलाना मेरे बस का नहीं। उनकी यह बहस इतनी तेज थी कि बाहर खड़ी कौशल्या एक एक शब्द सुन लिया। उन्हें प्यास लगी थी और वह पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई थी, पर बहू के शब्द सुनकर उनके पाई जमीन गड़ गए। उन्होंने अपने बेटे की बेबस आवाज़, बहू की लाचारी को साफ साफ महसूस किया। बहू गलत नहीं थी, वह भी तो परिस्थितियों की मारी थी, और बेटा वह अपनी माँ और परिवार के बीच चक्की के दो पटों में पिस रहा था। उनके मन में उसी पल एक फैसला कर लिया, अब अपने बच्चों पर बोझ बनकर नहीं। अगर उन्हें पता चले जाने से इस घर में शांति होती है तो यही सही। एक माँ अपने बच्चे की खुशियों के लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? यह छोटा सा त्याग तो कुछ भी नहीं। भारी मन और नम आँखों के साथ वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, यह तय करते हुए कि खुद ही अपने बेटे को इस धर्म संकट से बाहर निकालेगी। उसे अपनी वजह से टूटे हुए नहीं देख सकती। इसलिए सोच लिया, आने वाले रविवार को खुद ही अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके कह देगी, मुझे अपने घर ले चल। अगली सुबह रमेश का मन भारी था। रात भर वह सो नहीं पाया था, इसलिए आज उसने तय किया था कि किसी तरह का काम करने से नहीं हिचकिचाएगा। कभी हुआ करता था वो मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर, लेकिन आज उसे एक बस नौकरी चाहिए थी, चाहे कैसी भी हो। उसने अखबार में दिए छोटे मोटे विज्ञानों पर भी ध्यान देना शुरू किया। कई दफ्तरों के चक्कर काटे, कुछ फैक्ट्रियों के गेट पर भी घंटों खड़ा रहा, पर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। कई जगह नहीं थी तो कई तनख्वाह इतनी कम कि बिजली का बिल भी ना निकले। दोपहर तक भूख, गर्मी और निराश से पूरी तरह तोड़ गया था। वह एक पार्क की बेंच पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था कि उसकी नज़र पास एक प्राइवेट स्कूल पर पड़ी, जिसके गेट पर ड्राइवर चाहिए का एक छोटा सा हाथ से लिखा बोर्ड टंगा था। एक पल को वह हिचकिचाया, खुद से ही बोला, रमेश जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी पे अच्छे पद पर काम करता था, उसे नीचे 10 लोग काम करते थे, क्या अब स्कूल बस चलाएगा? उसके स्वाभिमान को गहरी ठेस लगी, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का बेबस चेहरा घूम गया। उसे सुनीता की रात वाली बातें याद आई। उसने बच्चों के भूखे चेहरे भी याद आए। एक झटके में उसका सारा स्वाभिमान पिघल गया। उसने खुद से कहा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम है। अपने परिवार का पेट पालना है तो यह सोचना ही पड़ेगा। वह तुरंत उठा और दृढ़ कदमों से स्कूल के दफ्तर पहुंचा। कुछ देर ही बातचीत और 1 घंटे से ड्राइविंग टेस्ट के बाद उसे नौकरी मिल गई। बस के प्रिंसिपल एक भले आदमी थे।
उन्होंने रमेश की मजबूरी और उसकी शराफत को भांप लिया। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ इतनी कि घर के राशन का खर्च और छोटे मोटे खर्चे संभाले जा सकें, लेकिन यह कुछ न होने से तो 1000 गुना बेहतर था। शाम को घर लौटते वक्त उसके कदमों पे एक नई ऊर्जा थी। उसका चेहरा महीनों बाद थोड़ा खिला हुआ था, एक हल्की सी मुस्कान थी। वह आज बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई खरीद कर ले गया। घर पहुंचते ही उसने लगभग चहकते हुए सुनीता को खुशखबरी सुनाई। सुनीता सुनो, मुझे नौकरी मिल गई, एक स्कूल में बस ड्राइवर की। तनख्वाह भी कम है पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कम से कम घर का चूल्हा तो नहीं बुझेगा। यह सुनकर कौशल्या जी भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उसे गले लगा लिया। उनकी आवाज़ भर गई, बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, जीता रहे मेरे बच्चे। माँ के इन शब्दों ने रमेश की सारी थकान मिटा दी, मगर सुनीता के दिमाग में हिसाब किताब पहले से चल रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की कोई लहर नहीं दौड़ी। उससे सन्नाटा सपाट से आवाज़ कहा, नौकरी मिल गई, यह तो अच्छी बात है, पर इतने कम पैसों में क्या होगा? बच्चों की फीस, घर का खर्च, बिजली पानी का बिल और फिर माँ जी की दवाइयाँ, उफ, कहाँ कहाँ से पूरी करेंगे अपनी ये तनख्वाह? पता भी है महंगाई दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है। सुनीता के एक शब्द रमेश की छोटी सी खुशी पर पानी फेर गए। उसने एक गहरी सांस ली और सुनीता को समझाया, लेकिन हम मिलकर सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। घर पे एक बात साफ कर देता हूँ, मैं माँ को भैया के पास हरगिज़ नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रात को कोई पार्ट टाइम नौकरी और ढूंढ लूँगा, चाहे मुझे 4-5 घंटे और काम क्यों ना करना पड़े, पर माँ यहीं हमारे साथ रहेगी। मैं उन्हें दोबारा उस अपमान की आग में नहीं झोंक सकता। रमेश की इस दृढ़ता को देखकर सुनीता का बचा कुचा स्वयं भी जवाब दे गया। उसका गुस्सा भड़क उठा, तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की चिंता है, अपनी बीवी बच्चों का भी सोच लिया करो। कभी एक पत्नी और 2 बच्चे भी हैं तुम्हारे, जब देखो बस माँ माँ माँ। मैं तो कहती हूँ इन्हें मंदिर की भगवान की मूर्ति की जगह बिठा दो और दिन रात आरती उतारो अपनी माँ की। सुनीता, अपनी जबान काबू में रखो, नहीं तो। रमेश पहली बार इतनी जोर से चिल्लाया। नहीं तो क्या क्या करोगे तुम? सुनीता का गुस्सा ने हद पार कर चुका था। उसने रमेश को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, या तो तुम कल ही माँ को भेज के यहाँ छोड़ाओ, वरना इस घर में या तो मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ। यह सुनकर वह मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में चली गई। दरवाज़ा जोर से पटकते हुए बाहर खड़ी कौशल्या जी ने यह सब भी सुन लिया। अगली सुबह घर में एक अजीब सा दम घोटू तनाव था। रात का तूफान अपने पीछे एक असहनीय खामोशी छोड़ गया। रमेश परेशान था, उसकी आत्मा जैसे 2 हिस्सों में बट गई। वह क्या करे? एक तरफ जन्म देने वाली माँ की आंखों में सिवाय निस्वार्थ प्रेम उसने कभी कुछ नहीं देखा था, दूसरी तरफ सुनीता, उसकी जीवन संगनी, जिसके साथ उसे जीवन भर के सपने देखे और आज परिस्थितियों के थपेड़ों से टूटकर बिखर रही थी। वह माँ को छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकता, यह विचार उसके अस्तित्व को कपा देता। लेकिन सुनीता का गुस्सा भी घर को एक ऐसा नर्क बना रहा था जहाँ सांस लेना भी दुर्लभ हो गया। रमेश उसी उधेड़बुन में गुमसुम बैठा था, तभी घर पर पुराना लैंडलाइन फ़ोन अपनी कर्कश आवाज़ में बज उठा। सुनीता ने मने ढंग से जाकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी माँ की घबराई हुई कांपती आवाज़ आई, जो कि बुरी तरह आदेशों दे रही थी। सुनीता, बेटी, गजब हो गया, तेरे भाई राजू को पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? राजू को? क्यों माँ, उसने क्या किया? सुनीता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पता नहीं बेटी, उसकी माँ का फ़ोन पर रो रही थी। वह तो कहते हैं कि बेकसूर है, मगर कल रात उसके कुछ दोस्तों का किसी से झगड़ा हो गया, खूब मार पिटाई हुई और पुलिस उसको उठाकर ले गई। थानेदार कह रहा है कि अगर कल सुबह तक 1 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उस पर संगीन धाराओं का चार्जशीट दाखिल कर देंगे, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटी, मेरा राजू। सुनीता के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 1 लाख रुपए, यह रकम सुनकर उसके कानों में सन्नाटा छा गया।
उसने रोते हुए रमेश को सारी बात बताई। घर का तनाव और झगड़ा पल भर में हवा हो गया। अब सामने एक बड़ी और भयानक मुसीबत खड़ी थी। दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर भागे। थाने में एक मोटे रूखे से इंस्पेक्टर ने उन्हें तिरस्कार भरी नज़रों से देखा। लड़का बुरी संगत में पड़ गया है मैडम। आजकल के लड़कों को माँ बाप संभालते नहीं, फिर रोते हुए थाने आते हैं। अगर बचाना चाहती हो तो कल सुबह 10 बजे तक 1 लाख रुपए ले आओ, वरना मामला कोर्ट चला जाएगा। फिर सालों तक जमानत नहीं होगी, फिर सड़ता रहेगा जेल में। राजू हवालात की सलाखों के पीछे खड़ा रो रहा था। दीदी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उनके साथ खड़ा था। उन्हें लड़ाई शुरू कर दी दीदी, मैं बेकसूर हूँ। वह गिड़गिड़ाता रहा। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी थी। सुनीता और रमेश ने इंस्पेक्टर के हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पर वह पत्थर दिल इंसान टस से मस न हुआ। घर लौटते वक्त सुनीता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। 1 लाख रुपए, यह रकम उसके लिए पहाड़ जैसी थी। जिसके पास अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं, वे 1 लाख कहाँ से लाएंगे। रमेश ने तुरंत अपने नए स्कूल में एडवांस तनख्वाह के लिए बात की, मगर वहाँ से सिर्फ फटकार मिली। कभी तो नौकरी शुरू हुई है और एडवांस मांगने चले आए। पहले काम तो करो, फिर देखेंगे। मैनेजर के ये शब्द रमेश के कानों में किसी हथौड़े की तरह पड़े। शाम तक हर दरवाज़ा खटखटाने के बाद, हर उस रिश्तेदार से मिन्नतें करने के बाद जिसने कमी उम्मीद न थी, वे खाली हाथ थे। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने बहाना बना दिया। मुसीबत में कोई काम सगा नहीं होता। यह कड़वा सत्य आज उन्हें अपनी पूरी भयानकता के साथ समझ आ रहा था। ये हताश होकर घर लौटे। सुनीता का सारा गुस्सा, सारी अकड़ बेबसी और गहरे दुख में बदल चुकी थी। वह घर के आंगन में ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका इकलौता भाई, जिसे वह इतना प्यार करती थी, जेल जाने की कगार पर था और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। कौशल्या जी अपने कमरे में चुपचाप यह सब सुन रही थी। सुनीता का बिलक बिलक कर रोना उनके मातृत्व को झंझोर गया। बहू की कड़वी बातें, उसका अपमान, वह सब कुछ भूल चुकी थी। इस वक्त उन्हें सिर्फ एक टूटी हुई, हारी हुई लड़की दिख रही थी, जिसे सहारे की बहुत ज़रूरत थी। उसने सहारा रहा नहीं गया। वो धीरे धीरे उसके पास गई और सिर पर हाथ रखा। क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है? उनकी आवाज़ में वही ममता थी जो सुनीता लगभग भूल चुकी थी। सुनीता कुछ न बोली, बस रोती रही। रमेश ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी आवाज़ में भी गहरी हताशा थी। माँ, सुनीता का भाई राजू पुलिस की हिरासत में है। उसे छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, वरना भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सुनीता की माँ के पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। हमने हर जगह कोशिश की, मगर कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। कौशल्या जी चुपचाप सब सुनती रही। उनका दिल अपने बच्चों की यह लाचारी देखकर भर आया। उन्होंने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर बोली, बेटा, पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहेगा, पर मुसीबत के समय रिश्तों निभाना भी इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। यह कहकर वह अपने कमरे में गई और अपना संदूक खोला। उसमें उनकी पूरी जिंदगी की एक गिनी चुनी निशानी थी। उनके स्वर्गीय पति की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर, वह पुराने खत और एक छोटी सी मखमली डिबिया। उन्होंने कांपते हाथों से वह डिबिया खोली। उसके अंदर एक सोने की चैन चमक रही थी। वह चैन थी जो उसके पति ने उन्हें पहली सालगिरह पर दी थी। उनके सुहाग की आखिरी निशानी थी। पिछले 30 सालों से उन्हें इसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा था। उसके हाथ से लेकर एक पल के लिए उनकी आंखें भर आई। पति का चेहरा आंखों के सामने घूम गया, लेकिन अगले ही पल वह बोली, कोई भी चीज़ किसी भी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। उन्होंने वह चैन उठाई और बाहर आकर उसे रमेश के हाथ पे रख दिया। ये लो बेटा, इसे ले जाओ और बेचकर एक गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम करो। राजू को छुड़ा लाओ। मुश्किल घड़ी में परिवार के लोगों को एक दूसरे के काम आते हैं। सुनीता और रमेश दोनों स्तंभ होकर कौशल्या जी को देख रहे थे। सुनीता, जिसे वह कुछ घंटों पहले तक घर का सबसे बड़ा बोझ समझ रही थी, जिसके घर से चले जाने के लिए उसने अल्टीमेटम दे दिया था, आज उसी माँ ने उसके भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी कीमती चीज़ कुर्बान कर दी थी। रमेश ने भारी मन से वह चैन ली। उसकी आंखें भी नम थी। वह अपनी माँ के त्याग और महानता के आगे नतमस्तक था। वह तुरंत एक सुनार के पास गया और चैन बेच दी। पैसों का इंतज़ाम हो गया।
जैसे तैसे उन्होंने राजू को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। जब वे राजू को लेकर घर लौटे तो सुनीता पूरे रास्ते चुप रही। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, आभार और गहरे पश्चाताप के आंसू थे। वह बार बार कौशल्या जी की चैन के बारे में सोच रही थी और हर बार उसका अपराध बोझ से सिकुड़ जाता। घर पहुंचते ही वह सीधे कौशल्या जी के कमरे में गई, जो अपनी खटिया पर बैठी चुपचाप माला जप रही थी। सुनीता उनके पैरों में गिर पड़ी और अपनी दबी हुई हिचकियां फूट पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, आपको बोझ समझा, आपको घर से निकालने की बात कही और मेरे भाई के लिए सुहाग की आखिरी निशानी दे दी। मैं बहुत बुरी हूँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह किसी बच्चे की तरह उनके पैरों से लिपट कर रो रही थी। कौशल्या जी ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे, पर वे आंसू पश्चाताप के थे। उस बेटी, उठ, गलती इंसान से ही होती है और उसके सुधरने का मौका भी जिंदगी ही देती है। मुझे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन मेरे लिए यही बहुत है। अब रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। कौशल्या जी की आवाज़ में इतना स्नेह और ममता थी कि सुनीता का मन जैसे धुल गया। उसे एक पल में साफ बहू के बीच की सारी कड़वाहट, सारी दूरियां बह गई। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुनीता अब कौशल्या जी को बोझ समझना तो दूर, उन्हें अपनी सगी माँ से भी बढ़कर सम्मान और प्यार देने लगी। उसने घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया ताकि घर के खर्चों में हाथ बट सके। कौशल्या जी भी अपनी कमज़ोर नज़र के बावजूद छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करने लगी। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी के एक ऐसे पवित्र रिश्ते में बदल चुका था जो विश्वास और प्रेम की डोर से बंधा था। रमेश अपनी माँ और पत्नी के बीच इस बदलते रिश्ते को देखकर बहुत खुश था। घर का तनाव खत्म हो चुका था, इसलिए वह पूरे जी जान से अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी। रमेश की मेहनत और लगन देखकर स्कूल मैनेजमेंट ने उसे प्रमोशन देकर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बना दिया, जिससे उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़ गई। सुनीता का सिलाई का काम भी अच्छा चल निकला। अब घर में न तंगी थी न तकरार। एक साल बाद कौशल्या जी का घर फिर उसी अंदाज अकेले अपनेपन और हंसी खुशी से भर गया। आंगन में अब झगड़े और तनाव की वजह जब आवाज़ों की जगह बच्चों की खिलखिलाहट और सुनीता की हंसी गूंजी थी। सुनीता अब अपनी सास की दवाई लेकर उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती। उसने कौशल्या जी के लिए नया चश्मा भी बनवा दिया था। आज जब कौशल्या जी उसी आंगन में खटिया पर बैठकर सुबह की धूप सेक रही थी तो उनके चेहरे पर गहरी शांति और सुकून था। वह जानती थी कि मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं, वे आती जाती रहती हैं, मगर रिश्ते को लिए जो सोने की चैन उन्होंने कुर्बान की थी, उसने असल में उनके बिखरते परिवार को हमेशा के लिए एक मजबूत डोर में बांध दिया था। और यह डोर किसी भी सोने की चैन से कम ज़्यादा कीमती नहीं थी। दोस्तों, रिश्तों की परख कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।